अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर जो है हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की जो है वीडियो स्पेशली इस चीज़ के लिए है, कुछ दोस्तों की फरमाइश थी, कुछ लोगों ने कमेंट किए या कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे कहा कि ईटा के लिए जो है वो कुछ इस तरह की तैयारी करवाएं। तो इसके सिलसिले में आज हम जो है मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास से। तो 6 का आज पहला चैप्टर जो है वो हम तकरीबन जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप तमाम ने जो है ना बड़े गौर के साथ, ध्यान के साथ इसको सुनना है और समझना है। और साथ में एक गुजारिश करूँगा कि आप अपने के साथ एक पेन ले लें और एक कागज़ भी ले लें। साथ में कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपको, मतलब इतने लिखने का टाइम नहीं है यहाँ पे, हम लिखते जाएं फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोशिश करें आप खुद उसको लिखेंगे और उस तरह के MCQs बनाएंगे। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। तो बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को जो है वो देखने के बाद लाइक भी कर दें और कमेंट सेशन में जाकर कमेंट भी करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ताकि उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब भी दे दूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज स्टार्ट करते हैं जी। आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो है वो है हमारे पास सेट्स। ठीक है जी, सेट के बारे में। अब आम जनरली लाइफ में जो है, अच्छा पहले थोड़ा सा इसको, इससे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो इसकी हिस्ट्री है, यानी सेट थ्योरी कहाँ से शुरू हुई, किस तरह हुई, किसने ज्यादातर डेवलप किया। तो ये छोटा सा शॉर्टकट जो है 19th सेंचुरी में किसने, जॉर्ज कैंटर जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था, उसने काफी ज्यादा इसको डेवलप किया 19th सेंचुरी में। ठीक है जी। तो मेन चीज ये हो गई कि यानी इसके ऊपर MCQ इस तरह बनाए जा सकते हैं कि सेट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय तो जॉर्ज कैंटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, द जॉर्ज कैंटर वाज बिलोंग टू या वाज अ डैश जर्मन मैथमेटिशियन, डैश आ सकता है जर्मन डैश मैथमेटिशियन, फिजिक्स है, केमिस्ट है वगैरह वगैरह, या वाज डैश जर्मन मैथमेटिशियन। इस तरह के आपके पास सेट थ्योरी वाज डेवलप्ड इन डैश सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17 वगैरह। तो ये चीजें आपने अपने साथ नोट करनी जानी है, ताकि हम नेक्स्ट जो है आपके पास आपने खुद बना लेनी, इतना टाइम हमारे पास नहीं। आइए जी नेक्स्ट आगे आ जाते हैं इसके ऊपर कि सेट की जो है वो डेफिनेशन क्या है, कि सेट क्या होता है। तो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं जी मुख्तलिफ कलेक्शन के लिए, मुख्तलिफ ग्रुप के लिए एक लफ्ज यूज करते हैं वर्ड। डेली जैसे अभी हम कह देते हैं फॉर क्लास है ये 6th क्लास, तो क्लास एक वर्ड में हमने सारी चीजों को कलेक्ट कर दिया है। या क्रिकेट की टीम हम कहते हैं जी पाकिस्तानी टीम, बस इसके अंदर सारे टीम के जो अरकान है वो आ जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली हमारे पास जो है मैथमेटिक्स के अंदर सेट का वर्ड यूज होता है। तो सेट में क्या चीजें होनी चाहिए, सेट के लिए किस चीज को हम, किस ग्रुपिंग को हम सेट कहेंगे फिजिक्स क्या नाम है मैथमेटिक्स में। तो उसके लिए आपके पास जो है ना ये दो चीजें जरूरी है इसमें, कि ये एक कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। बस ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि एक तो बात यह है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, और नंबर 2 क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे कि वेल डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट क्या है। वेल डिफाइंड ये है कि वाज़ेह होना चाहिए। वाज़ेह क्या है, यानी बिल्कुल क्लियरली पता चले कि ये सेट के अंदर चीज इंक्लूडेड है। और डिस्टिंक्ट एक अलग अलग चीज होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि यूनिक किस्म की, यानी कोई चीज रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, दोबारा चीज नहीं आनी चाहिए, क्लियर कट। फॉर एग्जांपल अब वेल डिफाइंड कौन सा होता है और कौन सा नहीं, तो मैं आपको कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि इस जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 का मैथमेटिक्स का, इसके फर्स्ट चैप्टर के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनका सेट। तो अब हो सकता है एक क्वेश्चन को एक बंदा कहे यार ये तो डिफिकल्ट है, दूसरा कहे नहीं ये तो बहुत इजी है, ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब तीसरा कहते नहीं यार मुश्किल नहीं है, आसान है, तो दरमियाना है। तो ये डिफरेंट राय हो सकती है, हर एक के लिए अपना अपना। तो ये वाज़ेह नहीं होगा वेल डिफाइंड के डिफिकल्ट है। मैं कहता हूँ खूबसूरत बर्तनों का सेट, जनाब मैं कहता हूँ ये बर्तन तो बड़े खूबसूरत है, दूसरा बंदा कहते हैं नहीं यार ये इतने खूबसूरत नहीं है, वो फलाने वाले से इनका मजा नहीं है। तीसरा कहते हैं नहीं इसका भी, उनको उसको कह देता है कि आप वाले बर्तन ये मजा नहीं है, ये अच्छी नहीं, वो फलाने वाले बड़े खूबसूरत हैं। तो दीज आर नॉट वेल डिफाइंड।
ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड के लिए क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं कह देता हूं वेल डिफाइंड ये है कि फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 5 तक जो है हमारे पास डिजिट्स हैं, इनका सेट। अब 0 को कोई ये नहीं कह सकता ये 0 नहीं है, 1 को 1, 2 को 2, हर कोई यही कहेगा। जो भी समझदार इंसान है, जो पढ़ा लिखा, वो कहेगा कि 0 ही है, 1 ही है, 2 है, 3 है, इससे इख्तिलाफ हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीनिंग चीज दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब वेल डिफाइंड हमारे पास इसकी एग्जांपल ये हो गई, फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3। अब ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड भी है। और दूसरी बात डिस्टिंक्ट ये है कि 0 दोबारा नहीं आया, 1 नहीं आया, 2, 3 कोई चीज रिपीट भी नहीं हुई। अगर कोई चीज दोबारा आ जाए तो इट विल नॉट बी अ सेट, ये सेट नहीं होगा। और वेल डिफाइंड के लिए वो आपको बता चुका हूं तफसील के साथ, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब आ जाते हैं कि भाई हम इसको डेली लाइफ में यूज कहां से करते हैं। तो यही वाली बात हो गई कि डेली लाइफ के अंदर जब मुख्तलिफ ग्रुप के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मछलियों का गोल होता है, इस तरह दरख्तों का कोई झुरमट है, इस तरह जो है शीप का एक क्या नाम है, भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है, हर्ड ऑफ शीप वगैरह। तो ये सारे डेली लाइफ में ये सेट ही हैं। ठीक है, तो इन्हीं के मुताबादिल यहाँ पे हम सेट यूज करते हैं। आगे जाते हैं कि भाई थोड़ा शॉर्टकट किसकी, टेबुलर फॉर्म ऑफ ए सेट। अब सेट को जो लिखा जाता है, लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उनमें 3 तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका आज डिस्कस हम करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है आगे चलकर हम इसको तफसील के साथ। अब पहला तरीका कौन सा है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म ये है कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, लिस्टिंग करेंगे जी, लिस्टिंग करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट की। हर एलिमेंट को लिखेंगे। इसके अलावा जैसे ये लिखा हुआ है तो ये आपके पास क्या है, ये टेबुलर फॉर्म है 0, 1, 2, 3। जितने एलिमेंट हैं ईच एलिमेंट को हमने डिस्क्राइब किया, बकायदा लिखा है, उसको लिस्ट किया है, बकायदा लिखा है। ठीक है जी। तो लिखने के अब कोई तरीका, जैसे हम कहते हैं भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ियों को सेट, तो उसमें हर एक खिलाड़ी का नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगी टेबुलर फॉर्म। अगर हम ऐसे कह देते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सेट, कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सेट, तो इसमें जो है उनके नाम नहीं लिए किसी ने, लेकिन वो सारी टीम अंदर आ जाती है उसकी। इस तरह क्लास 6 के स्टूडेंट का सेट, तो क्लास 6 जो है ये आपके पास क्या हो जाएगी, स्टूडेंट का सेट तो सारे आ जाएगा, इसमें जो भी बैठे होंगे क्लास 6 वाले यहाँ पे। लेकिन मसला ये है कि उसमें हर एक का नाम नहीं लिया जाएगा। तो वो हमारे पास कौन सी होती है जिसमें हम नाम नहीं लेते, डिस्क्राइब कर देते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। एक स्टेटमेंट दे देंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, लिस्टिंग नहीं की जाएगी, हर एक को लिखा नहीं जाएगा। तो वो लिस्ट क्या हो जाए, जिसमें हम लिस्टिंग करते हैं वो टेबुलर फॉर्म है, और जिसमें लिस्टिंग नहीं करते, एक स्टेटमेंट दे देते हैं, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, वो आगे जाकर हम वो करेंगे। यानी ये क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यूज के हिसाब से कि फॉर एग्जांपल इन हाउ मेनी वेज अ सेट कैन बी रिटन, या देयर आर डैश वेज फॉर टू राइट अ सेट। सेट को लिखने के कितने तरीके हैं जी, सेट को लिखने के आपको पता नहीं, 3 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, एक हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म हो गई, दूसरा आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है, और तीसरा आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन। ये 3 तरीके हो गए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, अपने साथ लिख लें इनको। अब जाते हैं मेंबर एंड मेंबरशिप ऑफ द सेट्स। आमतौर पर जो सेट होता है, उस सेट को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किस चीज के साथ, कैपिटल लेटर के साथ। कैपिटल लेटर के साथ। अब जैसे ABC फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सेट A है, अब उसके अंदर जितने भी उसके एलिमेंट हैं, जो मेंबर हैं, उनको हम उसकी वो मेंबरशिप कहेंगे या मेंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसी तरह नेचुरल नंबर है 1, 2 और 3। अब ये हमारे पास सेट A को डिनोट किया कैपिटल लेटर A से। और हाँ, अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट्स भी अल्फाबेट में वो करेंगे तो उसको स्मॉल लेटर से, जो एलिमेंट होते हैं उसको ये आपने याद रखना है स्मॉल लेटर के साथ, वो स्मॉल लेटर्स के साथ। और जो सेट होता है उसको कैपिटल, यानी ये सेट कैन बी डिनोटेड बाय डैश लेटर्स, स्मॉल या कैपिटल, या मे बी स्मॉल और कैपिटल। तो आपके पास ये नन ऑफ दीज, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करेंगे। अच्छा, अब उसके एलिमेंट्स को भी इसी तरह का एमसीक्यूज बनाया जा सकता है कि उसके एलिमेंट्स को किस चीज से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर के साथ या स्मॉल लेटर के साथ, या वही वाले ऑप्शन, यानी मे बी स्मॉल और कैपिटल और नन ऑफ दीज।
कोई नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर लेटर्स होंगे तो एलिमेंट स्मॉल लेटर्स में होंगे और जो सेट होगा वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। अब उसके आ जाते हैं मेंबर। अब मेंबरशिप को या मेंबर को डिनोट करने के लिए एक सिंबल यूज होता है एप्सिलॉन का, लेकिन आपने एप्सिलॉन नहीं पढ़ना। फॉर एग्जांपल जैसे 1 है, 1 जो है इस सेट ए का मेंबर है, तो हम कहेंगे 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, या इसको कह सकते हैं 1 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, या 1 बिलोंग्स टू द सेट ए। ये तीनों तरीकों से ठीक है कि 1 जो है इसको बिलोंग कर रहा है, उसका मेंबर है या उसका एलिमेंट है। तीनों तरीकों से आप रीड भी कर सकते हो। तो ये आपसे वो इस तरह का एमसीक्यू भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि ए इज इक्वल टू सेट दिस, अब नीचे ऑप्शन देगा ये हो गया, फिर दूसरा आपके पास कि ये कह दे कि फॉर एग्जांपल 4 बिलोंग टू द सेट ए, या आगे जो है तीसरा 5 बिलोंग टू द सेट ए। तो ये आपसे जो है उसकी राइट स्टेटमेंट मांग ले, तो चौथा कोई और इस तरह का वो कर ले कि 6 बिलोंग टू द सेट ए। तो आप कौन सा ठीक होगा भाई? 1 बिलोंग टू द सेट ए। इसमें 1 पड़ा हुआ है, ना 4 इसको बिलोंग कर रहा है, ना 5 इसमें पड़ा हुआ है, ना 6, यानी जो एलिमेंट उसके अंदर पड़े हैं हम उसको लिख सकते हैं कि वो क्या है, इज द मेंबर ऑफ सेट ए बी सी जो भी है। तो ये मेंबर और मेंबरशिप। अच्छा, आपको बाद में एक मेंबर नहीं होता, जैसे आपके पास इसका 4 है, अब इसको कहते हैं कि यहाँ पे वो लिख देगा कि आप इसको जो है क्या करें, कंप्लीट करें। क्या आएगा? तो भाई 4 जो है वो डज नॉट बिलोंग टू ए, ऊपर लाइन लगा देंगे बिलोंग टू वाली के ऊपर, तो डज नॉट बिलोंग टू ए, या इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, या इज नॉट द मेंबर ऑफ ए। ये उसका मेंबर नहीं है, उसका एलिमेंट नहीं है, उसका क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा उससे। तो ये हो गया मेंबर और मेंबरशिप के हवाले से। अब ना आगे जो है हम इसके कुछ टाइप्स के हवाले से भी आ जाते हैं, कि इसकी जो टाइप्स है मुख्तलिफ सेट्स की। एक हमारे पास आ जाता है यहाँ पे फिनाइट सेट, नाम से ज़र है फिनाइट, जिसकी काउंटिंग की जा सके, जिसको जो है लिस्टिंग की जा सके। काउंटिंग मींस यहां से जिसकी लिस्टिंग हो सके, जिनको लिखा जा सके, जो महदूद हो, उसको हम क्या कहेंगे कि ये सेट हमारे पास फिनाइट सेट है। जैसे ये सेट दिया हुआ है मैंने, ये सेट जो है फॉर एग्जांपल 4 5 6, अब ये क्या है, ये फिनाइट सेट है जी, महदूद है, उसके टोटल 3 एलिमेंट्स हैं या 3 मेंबर्स हैं, तो 4 5 और 6। आगे जाता है इनफिनाइट, इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसकी जो है नॉट लिस्टिंग, लिस्टिंग उसकी नहीं की जा सकती, लिस्टिंग उसकी नहीं हो सकती। जैसे मैं कहता हूं कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन जा रहे हैं, कितने तक जा रहे हैं कोई पता नहीं है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसको आप लिस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि ये लामहदूद हैं, इनफिनाइट हैं। इस सेट को, जिसके मेंबर को हम गिन नहीं सकते, जो खत्म नहीं होते, जो महदूद नहीं होते, जो जा रहे होते हैं, वो आपके पास इनफिनाइट है। आगे जाते हैं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट जो है हैविंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट या कोई मेंबर नहीं होता, हम उस सेट को फाई से डिनोट करते हैं और कहते हैं ये एम्प्टी सेट है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको ये कह सकता है कि जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय डैश, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फाई। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय फाई, या इसको इस तरह भी ब्रैकेट्स लिखकर ये जो ब्रैकेट्स हैं, आमतौर पर जो भी सेट होगा उस सेट को आपने किस चीज में लिखना है जनाब, सेट को आपने लिखना है करली ब्रैकेट्स में। इन ब्रैकेट्स को कहा जाता है करली ब्रैकेट्स, और ये जो करली ब्रैकेट है इनका एक और नाम भी है, आल्सो कॉल्ड ब्रेसेस, इनको ब्रेसेस भी कहा जाता है। लेकिन एम्प्टी सेट, जो भी सेट होगा, हम उसको या तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब आएंगे तो उसकी अलग बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल टेबुलर फॉर्म के लिए जो भी एलिमेंट्स होंगी उनको हमने क्या करना है, करली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस के अंदर क्लोज करना है। ये सेट के लिए जरूरी है। अगर इसमें नहीं लिखा हुआ तो इट इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। करली ब्रैकेट्स के अंदर होने चाहिए उसके एलिमेंट्स, ये जरूरी है जब सेट के लिखने के लिए। तो एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं और इसका कोई एलिमेंट नहीं होता। कोई ऐसा हमारे पास सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड डैश सेट। कौन सा सेट होगा जनाब, तो वो होगा एम्प्टी सेट। ये ऑप्शन सही होगा, बाकी जो भी है सारे रॉन्ग है। आगे जाते हैं सिंगलटन सेट, नाम से ज्यादा हैविंग सिंगल एलिमेंट या हैविंग ओनली वन एलिमेंट, हैविंग ओनली वन एलिमेंट। तो कोई ऐसा हमारे पास सेट हो जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जैसे हमारे पास लेट ए सेट है कोई और उसका एक एलिमेंट है 1 या 0, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंगलटन सेट है जनाब। आगे जाते इक्वल सेट्स।
अब कौन से सेट आपस में इक्वल होंगे? तो वो सेट जिनके एलिमेंट की तादाद भी बराबर हो और एलिमेंट भी सेम हो। जैसे हमारे पास कोई सेट ए है, लेट वो सेट है 4 5 6 और एक सेट बी है वो है 6 5 4। अच्छा, एक बात याद रखें कि ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, आपने नोट कर लेना है अपने पास। जो मैंने आपको कहा था कि आपने नोट करते जानी है वो वाली चीजें, वो ये है कि आपके पास जो ऑर्डर है यानी तरतीब, ऑर्डर हैव नो मैटर इन द सेट। सेट के अंदर तरतीब की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे इस तरह लिखा हो चाहे इस तरह लिखा हो, इट मींस इट हैव द सेम एलिमेंट्स आर सेम थिंग्स हैं। जैसे ये देखो 1 2 3 एलिमेंट, 1 2 3 बराबर हो गए। अब देखिए 4 पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, वो वाले सारे इसमें हूं, ये वाले सारे उसमें हूं, यानी सेम इस वाले सारे एलिमेंट उसके अंदर पड़े हैं, उस वाले सारे इसके अंदर पड़े हैं। तो तब हम क्या कहते हैं कि ये जो दो सेट्स हैं ए एंड बी, दीज आर द इक्वल सेट्स, these two sets are equal, ये equal है, A is equal to B। आगे जाते हैं जनाब इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट्स में और इक्वल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इक्वल में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और एलिमेंट भी सेम होंगे, लेकिन इसमें फर्क ये है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे यानी तादाद बराबर होगी बस, बाकी जो भी हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट एक है, फॉर एग्जांपल सी सेट है उसमें ए बी और सी एलिमेंट है, और एक डी सेट है उसमें हमारे पास जो है 1 2 और 3 है। तो अब हम कहेंगे कि ए सेट जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट टू द सेट, सॉरी ए बी नहीं, इसको हमने नाम दिया है सी और डी का। तो सी इज इक्विवेलेंट टू डी, सी और डी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें 1 2 3 1 2 3 तादाद बराबर हो। तो सेट ए सी और सेट डी की तादाद बराबर है, तो सी और डी आपस में क्या है जी, क्या है, ये आपस में इक्विवेलेंट सेट है। तो इक्वल सेट एक बार फिर देख लें इनको, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट जिसमें सेम जिनकी तादाद ये क्या होती है, मादूद होती है, ये लामादूद होते हैं, नहीं गिन सकते उनको, जा रहे होते हैं, खत्म नहीं होती। खाली सेट जिसका कोई एलिमेंट जो मेंबर नहीं होता वो फाई या एम्प्टी सेट होता है। और उसके बाद आ जाता है आपके पास एम्प्टी के सिंगलटन सेट, जिसका एक ही एलिमेंट होता है वो सिंगलटन होता है। और आगे जो आपके पास क्या है, इक्वल सेट्स हैं, तो जिनकी तादाद भी बराबर हो और एलिमेंट भी सेम हो तो वो आपके पास क्या होंगे जनाब, इक्वल सेट्स होंगे। इक्विवेलेंट जिनकी तादाद बराबर ना हो लेकिन एलिमेंट सेम नहीं होते, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो यानी तादाद बराबर होगी। तो उम्मीद है अभी आपको इन चीजों की समझ आई होगी। इनको हम थोड़ा सा इरेज करके, बाकी क्योंकि जगह नहीं है तो आगे हम चलते हैं मजीद भी कुछ सेट की। अच्छा, आगे आ जाता है जनाब सबसेट। सबसेट क्या होता है? अब आपको पता है कि सब इंग्लिश में ये जो सब है, सब कहते हैं छोटे को, और सेट हो गया, सेट तो छोटा सेट। छोटा सेट क्या है, लेट हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट हमारे पास है ए 1 2 3 और एक हमारे पास बी सेट है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 आगे जा रहा है जी, आप तो सवाल खत्म ही नहीं रहा। अब अगर हम इसमें देखें को ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो वो सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद होते हैं, हम उसको कहते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है। क्या मतलब, अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होंगे तो इस सेट को, जिसके एलिमेंट सारे उसमें मौजूद हैं, इस सेट को कहेंगे कि ये उसका सबसेट है। क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं सबसेट्स की, मुख्तलिफ किस्म के सबसेट हो सकते हैं। उसमें दो जो है मेन टाइप आप जो है उसकी हैं, और वो है एक आपके पास प्रॉपर सबसेट
और दूसरा है जनाब इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर नाम से ज्यादा मुनासिब है, मुनासिब यही वाला है। ये आपके पास जो है अगर इसको हम टाइप के हिसाब से करें, हमारे पास सेट कोई सी है, उसके एलिमेंट है लेट आपके पास फॉर एग्जांपल ए बी, और एक सेट डी है उसके एलिमेंट है ए बी सी डी। तो ये आपके पास जो सेट सी है वो क्या है, इज द सबसेट ऑफ सेट डी। तो नीचे लाइन नहीं लगानी, अगर सिंपली हम सबसेट की बात करें तो फिर लगाते हैं, लेकिन यहां जब हम इसमें चेंज करेंगे यानी उसके अंदर डिस्टिंग्विश करेंगे, उनके अंदर फर्क महसूस करें कि सी हम इसको कहेंगे इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। सी जो है वो डी का प्रॉपर सबसेट है। तो दो टाइप्स में प्रॉपर कौन सा हो, यानी प्रॉपर वो होता है कि इस वाले सारे एलिमेंट उसके अंदर तो मौजूद हों लेकिन उसके सारे एलिमेंट इसमें ना हो, ये फर्क है। इस वाले जो सबसेट होगा उसके सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद होंगे लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद ना हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो सी है वो डी का प्रॉपर सबसेट है। अब दूसरा आ जाता है इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर क्या है भी, अगर सी वाले सारे डी में होते और डी वाले सारे ए में होते, यानी दूसरे अल्फाज में इक्वल सबसेट्स हम पढ़ चुके हैं पीछे, इक्वल सेट्स, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी सेट जो होता है इज द डैश सेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। क्यों इम्प्रॉपर होता है, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल सी है, सी आपके पास कोई वो है, आपके पास क्या लेते हैं 4 5 और 6, और एक हमारे पास डी है, डी सेट में वही वाली 5 6 4। तो अब हमारे पास सी जो है इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, यानी दूसरे अल्फाज में ये जो नीचे लाइन लगी है ये इक्वल हो गए हैं, सेम हो गए हैं, क्योंकि 4 इसके अंदर पड़ा है, 5 इसके अंदर पड़ा है, 6 इसके अंदर, उस वाले सारे इसके अंदर पड़े हैं, इस वाले सारे उसके अंदर पड़े हैं। तो क्या मतलब कि अगर इस एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे मौजूद हों और उसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हों तो ये दोनों आपस में इम्प्रॉपर सबसेट हैं। सी इज द इम्प्रॉपर सेट ऑफ डी एंड डी इज द इम्प्रॉपर सेट ऑफ सी। इसलिए आप कहेंगे कि एवरी सेट, जो भी सेट होता है वो क्या होता है, इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर, उम्मीद है आप इसको क्लियर समझ आ गई होगी। जो भी एमसीक्यूज वो बड़ा कर दे दे, यानी इफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी देन सेट ए इज सेट टू बी डैश is the proper subset of B, or if each and every element is also the element of set B and each and every element of set B is also the element of set A, then we say that A and B are equal भी हो सकते हैं। ये याद रखना है अपने में, इक्वल भी हो सकते हैं और ये आपस में इम्प्रॉपर सबसेट भी हैं। फिर आपने ऑप्शन को देखने अगर दोनों हैं और दोनों को आगे उसने A और B दे दिया है, मिसाल के तौर पर ऐसा सेट जो है जो आपके पास इसका एक ऑप्शन वो ये दे दे फॉर एग्जांपल कि प्रॉपर सबसेट, एक का दे दे आपके पास बी जो है इम्प्रॉपर सबसेट, तीसरा दे दे इक्वल सेट्स, और चौथा दे दे आपके पास, क्योंकि ये सारे उसमें मौजूद थे उस वाले सारे, तो ये इक्वल भी थे और इम्प्रॉपर भी थे, तो इसमें दे दे बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा जनाब, डी सही होगा, क्योंकि बी और सी दोनों हैं, इम्प्रॉपर भी हैं, वो इम्प्रॉपर भी हैं और इक्वल भी हैं, दोनों भी आ सकते हैं। तो बड़ा इन चीजों का आपने ख्याल रखना है साथ में। ठीक है जी, उम्मीद है कि तमाम जो है वो आपको क्लियर कट समझ आ गए होंगे। अगर और ये जो क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है ये आप क्लियर हो गया, इनमें मेन चीज़ें जितनी थी के सामने आ गई। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप जो है फिर भी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में अपना सवाल भी कर सकते हो, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप परमानेंटली जो है वीडियोज़ देखते रहें और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाकर आल के जो निशान है उसको प्रेस कर लें। शुक्रिया।